अब हाल्टन धीरे धीरे दरवाजे के पास आते हैं और सुराख से बाहर झांकने के लिए जैसे ही टार्च जलाते हैं, एक काला साया जल्दी से झाड़ियों के बीच गुम हो जाता है। पर टार्च की लाइट से उसकी लाल और पीले रंग की आंख झुरमुट के बीच में चमकती साफ दिखाई देती रहती थी। एकाएक हाल्टन के मन में विचार आया कि अभी तक तो बाघ टार्च की लाइट देखकर जंगल की तरफ भाग जाता था, किंतु अब वह इसका भी प्रतिरोध करने लगा है। या फिर इतना दुस्साहसी हो गया है कि अब उसे टार्च की लाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह रेस्ट हाउस में एक और रात कट जाती है। पौ फटते की हमेशा की तरह बाघ गुर्राकर रेस्ट हाउस से दूर घने जंगल की ओर निकल जाता है। सुबह लाखन हाल्टन से कहता है, साहब, इस बाघ का आतंक तो अब हमारे गांव में भी फैलने लगा है। अब हम क्या करेंगे? वैसे भी आज शनिवार है और संदेशवाहक दोहर तक आता ही होगा। क्या हम उसे इस बाघ की समस्या से अवगत करा दें? तरो क्या वह उच्च अधिकारियों तक यह संदेश देकर हमारी मदद कर सकता है? लाखन की बात सुन हाल्टन कहते हैं, तुम कह तो सही रहे हो, पर मुझे अच्छे से मालूम है ब्रिटिश सरकार तब तक कोई मदद नहीं करती है जब तक उसके काम में कोई बाधा ना आ जाए, और उन्हें इस बाघ के आतंक से कुछ लेना देना नहीं। हाँ, संदेशवाहक के जरिए हम रायफल के लिए अतिरिक्त कॉर्टरेजेस बुला सकते हैं, पर उसे भी आने में 1 हफ्ते का समय लग सकता है। हाल्टन फिर लाखन से कहते हैं, लाखन, क्या खारा गांव में हमें कुछ मजबूत रस्सियां और बांस की बल्लियां मिल सकती है? लाखन कहता है, मिल तो सकती है साहब, पर उससे क्या करोगे आप? लाखन ने जिज्ञासा भरे लहजे में हाल्टन से पूछा। हाल्टन कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बाघ और कोई बड़ी अनहोनी करे उसके पहले है उस गांव तल्ला बोड़ी जाकर बाघ के हमले के बारे में और पता करना चाहिए, और यही रेस्ट हाउस के पास एक मजबूत मचान बनाकर उस बाघ पर नजर रखनी चाहिए। लाखन कहता है, साहब, पहले हमें उस संदेश वाहक का इंतजार कर सर्वे और बंदूक की गोलियों के बारे में व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद ही मचान और उस गांव में बाघ की जानकारी के लिए निकलना चाहिए। दोपहर होते तक उन्होंने संदेश वाहक को बाघ के बारे में और सर्वे के बारे में जानकारी दी, साथ ही कुछ पैसे दिए ताकि वह रायफल की कॉर्टरेजेस अगले सप्ताह तक उन्हें पहुंचा सके। जाते जाते उस संदेश वाहक को हिदायत दी कि भी संभल कर जिला मुख्यालय जाए और अपना ध्यान रखिए। एक सुबह ग्राम खारा में हाल्टन और लाखन बाघ के आतंक से परेशान होते गांव वालों और खुद की रक्षा के लिए मचान बनाने का फैसला करते हैं। उन्होंने रेस्ट हाउस और वन चौकी के नजदीक एक ऊंचे पेड़ पर गांव में उपलब्ध बांस की बल्लियों को छाड़ की छाल से बनी रस्सियों से बनाते हैं। किंतु लाखन कुछ सोचकर हाल्टन से कहता है, साहब, क्या यह मचान मजबूत तो होगा ना? और क्या बाघ इसमें चढ़ तो नहीं जाएगा? ये सवाल स्वयं हाल्टन के मन में कौंध रहे थे, किंतु उन्होंने लाखन से कहा, लाखन, यही सवाल तो मेरे मन में भी है, पर सवाल मजबूती का नहीं, सवाल आदमखोर का है। वैसे मचान इतने ऊपर बनाया जाएगा कि कोई बाघ 2 पैरों पर खड़ा होकर भी उसमें चढ़ ना पाए। अब दोपहर तक मचान बनकर तैयार हो जाता है। हाल्टन लाखन से कहते हैं, लाखन, वैसे तो राइफल में 2 ही कारतूस हैं, और बिना अतिरिक्त कारतूसों के आदमखोर का शिकार करना अपनी मौत को आमंत्रण देने जैसे होगा। हाँ साहब, बिल्कुल सही कहा आपने, लाखन ने प्रत्युत्तर में हाल्टन से कहा। इस पर हाल्टन कहते हैं, जब तक संदेश वाहक अतिरिक्त कारतूस लेकर नहीं आ जाता, तब तक हमें बाघ पर नजर रखने के लिए इस मचान का प्रयोग करना ही होगा। आगे हाल्टन कहते हैं, हमें शाम होने के पहले रात्रि भोजन और बिस्तर का सामान लेकर मचान में जाना होगा, ताकि आदमखोर को हमारे होने का एहसास न होने पाए। इस तरह हाल्टन और लाखन शाम 5 बजे के पहले सारा सामान लेकर मचान में पहुंच जाते हैं। हाल्टन कहते हैं, क्या खूबसूरत शाम थी। पंछी शाम ढाते ही अपने आसियाने में लौट रहे थे। उनके शाम के शोर से अजीब सी जंगल की शांति में खलल पड़ रही थी, और वो मंत्र मुग्ध से होकर इस जंगल के संगीत में खो गए थे। अब जल्दी ही रात गिरने लगी थी। वैसे तो बसंत का मौसम अपने पूर्ण शबाब में था, जिससे जंगल में एक अजीब सी सुगंधित फूलों और महुओं की सुगंध फैली थी। जंगल के इस माहौल का आनंद ले रहे हाल्टन को एकाएक लाखन की आवाज कानों में सुनाई देती है। लाखन कहता है, साहब, महुआ के लालच में कहीं भालू उनके मचान के करीब तो नहीं आ जाए, क्यों कि उसे भी तो पानी पीने के लिए उस नाले तक जाना पड़ता होगा। लाखन, तुम सही कह रहे हो, किंतु अभी यह समय भालू या अन्य किसी जानवर के सोचने का नहीं है। हमें आज रात बाघ के शिकार करने के तरीके और जंगल में जाने के रास्ते के बारे में जानकारी जुटाने का है।
हाल्टन ने यह बात लाखन को प्रत्युत्तर में कही। अब रात के तकरीबन 8 बज रहे थे। एकाएक सांभर डियर की चेतावनी वाली आवाज खारा की वन चौकी से आती है। लाखन कहता है, साहब लगता है जंगल का राजा अपनी भूख मिटाने के लिए निकल पड़ा है। कौन जाने यह जंगली जानवर का शिकार करता है या गांव जाता है आदमी का शिकार करने, यह तो वो ही जाने। अब लगभग 1 घंटे हो गए थे जंगल से। न तो कोई चेतावनी वाली आवाज आ रही थी और न ही किसी जानवर की कोई आवाज। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल शांत पड़ा है, जैसे कि कोई जानवर वहां रहता ही न हो। लाखन की बात सुनकर हाल्टन दबी आवाज में कहते हैं, लाखन थोड़ा धीमी आवाज में बोलो, शायद तुमको नहीं पता कि बाघ कई घंटे घात लगाकर शिकार का इंतजार करते हैं। वे जिज्ञासु भी होते हैं। ऊपर से यदि कोई बाघ आदमखोर होता है तो उसके सोचने समझने का तरीका इंसानों जैसा हो जाता है। क्या पता वह यही कहीं झाड़ियों में बैठा हम लोगों का इंतजार कर रहा हो और एक गलती से उसे मौका मिल जाए। अब रात के 11 बज चुके थे। लाखन और हाल्टन नींद के आगोश में जा चुके थे, किंतु हाल्टन बीच बीच में उठकर रात का जायजा लेते रहते, किंतु उन्हें निराशा ही हाथ लगती। वे पुनः नींद के झोंके में मस्त हो जाते। एकाएक हाल्टन को बार्किंग डियर के भौंकने की आवाज आती है। आवाज थोड़ी दूर से आ रही थी, पर वो निरंतर थी, तो हाल्टन आंख को मलते हुए उठ जाते हैं और लाखन को जगाते हुए कहते हैं, लाखन ए लाखन उठो, लगता है बाघ अब शिकार पर निकल रहा है और हमें उसके हर चाल पर नजर रखनी होगी। रात चांदनी से सरोबोर थी और चंद्रमा थोड़ा प्रकाशवान था, तो हल्का हल्का नजारा दिखाई पड़ रहा था। कुछ पल ऐसा लगा कि बाघ रेस्ट हाउस के कैंपस में प्रवेश किया है, किंतु वह बहुत सजगता से और झाड़ियों के बीच से रेस्ट हाउस के रास्ते जा रहा था। थोड़ी देर में पहाड़ी नाला जो पास ही बह रहा था से किसी जानवर के पानी पीने के जैसे लपड़ लपड़ आवाज उन तक पहुंच रही थी। अब एकाएक वह आवाज आना बंद हो है और करीब आधे घंटे के बाद गांव तल्ला बोड़ी। अब हाल्टन धीरे धीरे दरवाजे के पास आते हैं और सुराख से बाहर झांकने के लिए जैसे ही टार्च जलाते हैं, एक काला साया जल्दी से झाड़ियों के बीच गुम हो जाता है। पर टार्च की लाइट से उसकी लाल और पीले रंग की आंख झुरमुट के बीच में चमकती साफ दिखाई देती रहती थी। एकाएक हाल्टन के मन में विचार आया कि अभी तक तो बाघ टार्च की लाइट देखकर जंगल की तरफ भाग जाता था, किंतु अब वह इसका भी प्रतिरोध करने लगा है, या फिर इतना दुस्साहसी हो गया है कि अब उसे टार्च की लाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह रेस्ट हाउस में एक और रात कट जाती है। पौ फटते कि हमेशा की तरह बाघ गुर्राकर रेस्ट हाउस से दूर घने जंगल की ओर निकल जाता है। शनिवार को दोपहर के समय संदेशवाहक ग्राम खारा पहुंचता है और इस बार संदेशवाहक के पास सरकारी डाक के अलावा राइफल की कारतूसें भी थीं। संदेशवाहक ने खारा वन चौकी में हाल्टन को कारतूसों से भरा थैला सौंप दिया। कारतूसों को पाकर हाल्टन बेहद खुश हुए। अब जल्दी ही सरकारी काम निपटा के वे खारा के रेस्ट हाउस रवाना हो जाते हैं। रेस्ट हाउस पहुंच के उन्होंने सबसे पहले अपनी राइफल की सफाई की और कारतूस को राइफल में लोड करने लगे। अब लाखन रात्रि भोज की तैयारी कर रहा था। जब उसने हाल्टन को बंदूक में गोलियां डालते हुए देखा तो हाल्टन से पूछ, साहब क्या संदेशवाहक ने गोलियां शहर से ला दी हैं? इस पर हाल्टन ने हाँ में जवाब दिया और यह भी कहा कि हमें अब जल्दी ही इस आदमखोर बाघ का अंत करना होगा। अगली सुबह वे रेस्ट हाउस से ग्राम पोलवतुर के लिए रवाना होते हैं। कुछ दूर चलने पर पहाड़ी सोते के पास हाल्टन को लगा कि शायद उनका पीछा किया जा रहा है, तो उन्होंने लाखन से कहा, लाखन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों का कोई दबे पांव पीछा कर रहा है। तुम्हें भी ऐसा आभास हुआ है या यह मेरे मन का वहम मात्र है? हाल्टन की बात सुन लाखन कहता है, क्या पता साहब, कोई जंगली जानवर भी तो हो सकता है। क्यों ना हम पैडा चढ़ाकर कुछ देर देख लेते हैं। यदि बाघ हुआ तो हमको पता चल जाएगा और कुछ देर सुस्ता भी लेंगे। हाल्टन को लाखन की बात पसंद आ गई और उन्होंने एक ऊंचे पेडडीज पर चढ़ सुस्ताने का फैसला किया। अब कुछ देर बाद एक जंगल बबलर अचानक से ही चेतावनी वाली आवाज करते हुए पेड़ की टहनी से उड़ा और एकाएक झाड़ियों से सरसराने की आवाज आने लगी। तभी एक कालिज फेजेंट, जिसे कालिज तीतर भी कहा जाता है, का झुड़म उन्हीं की तरह आकर जोर से उड़ रहा। अब हाल्टन को भी पक्का यकीन हो चला था कि उस झाड़ी के पीछे कोई बड्ढा सा जानवर है, जिसको देखकर ये बर्ड्स डरकर उड़ रही हैं। पर झाड़ियों से वह गुमनाम जानवर बाहर नहीं आ रहा था। हाल्टन ने अपनी राइफल का निशाना पहले ही उस झाड़ी की ओर कर रखा था। अब झाड़ियों से सहसा एक भालू निकलकर सामने आ जाता है। इस पर लाखन हाल्टन से कहता है,
साहब निशाना लेकर भालू पर गोली चला दीजिए। किंतु हाल्टन लाखन को चुप रहने का इशारा करते हुए धीमी आवाज में कहते हैं, लाखन, भालू को मारने में समय तो बर्बाद होगा ही और नाहक ही बाघ डर जाएगा और हो सकता है कुछ दिनों के लिए अपनी इस टेरिटरी को छोड़ दें। भालू कुछ देर यहां वहां सूंघता रहा, फिर थोड़ी देर में महुआ की तलाश में आगे बढ़ जाता है। अब हाल्टन कहते हैं, चलो पेड़ से उतरकर हम पोलवतुर गांव में चलते हैं। वैसे भी दोपहर का समय हो गया है। यदि बाघ निकला भी होगा तो वह पानी के सोते के आगे नहीं जाएगा। अब वे दोनों पोलवतुर गांव की ओर चल पड़ते हैं। कुछ दूर और चलने पर हाल्टन ने देखा कि एक बाघ के पगमार्क उस पगडंडी पर बने हुए हैं जिस पर वे ग्राम पोलवतुर की ओर जा रहे हैं। हाल्टन कहते हैं, देखो लाखन, बाघ ने अपनी स्थायी टेरिटोरी यहां बना रखी है। वो दोपहर में भी गांव का जायजा लेने आ जाता है। हमें बहुत ही सतर्कता के साथ इस कार्य को अंजाम देना होगा। गांव पहुंचकर उन्होंने उस आदिवासी परिवार के यहां कुछ जानकारियां इकट्ठा करने पहुंचते हैं। अब यह सूचना पूरे पोलवतुर गांव में पहुंच गई थी कि वन विभाग के मिस्टर हाल्टन उनके यहां पहुंचे हैं। पूरा गांव उस आदिवासी परिवार के यहां पहुंच जाता है। साथ ही उस गांव के कोटवार भी हाल्टन से मिलने वहां पहुंच जाते हैं। हाल्टन भीड़ से कहते हैं, मुझे कुछ देर पहले बाघ के पगमार्क खारा जाने वाली पगडंडी में दिखाई दिए हैं। अब में से कोई यह बता सकता है कि बाघ कुछ घंटे पहले इस गांव के आसपास देखा गया है? गांव वाले एक साथ कहते हैं कि उन्होंने कल से बाघ को गांव के आसपास नहीं देखा है। इस पर हाल्टन कहते हैं, अब मुझे पक्का विश्वास है कि बाघ इसी गांव में अगले हमले की तैयारी कर रहा है। इसी कारण वह इस गांव के आसपास बिना किसी आवाज के घूम रहा है और उसे इंतजार है एक मौके का। अब हाल्टन कहते हैं, मुझे पूरे गांव का मुआयना करना है, इसीलिए गांव को अच्छी तरह से जानने वाले 4 या 5 लोगों की आवश्यकता है। इस पर गांव के कोटवार ने कहा, मिल जाएंगे साहब। एक तो मैं भी हूं जिसे गांव का चप्पा चप्पा मालूम है। एक उस आदिवासी परिवार से साथ हो लिया जिसके बच्चे का शिकार हाल ही में बाघ ने किया था। इस तरह 2 और गांव के व्यक्ति हाल्टन के साथ आ गए। अब शाम हो चली थी। हाल्टन की गश्ती टीम ने पूरे गांव का जायजा ले लिया था। ये करने के पीछे हाल्टन बताते हैं कि मुझे उस गांव के पास से जंगल या किसी दूसरे गांव जाने के रास्तों के बारे में पता करना था और बाघ के पगमार्क्स देखने थे। अब पूरे गांव का जायजा लेने के बाद हाल्टन और उनका जत्था वापस गांव आ जाता है और कोटवार का घर जो नजदीक ही था वहां जाकर शाम की चाय की चुस्की लेते हैं। रात्रि भोज ग्राम कोटवार के यहां ही था, तो हाल्टन ने सोचा कोटवार का घर जो 2 मंजिला था पर जो लकड़ी के छज्जे से निर्मित था, पर आज रात बाघ पर नजर रखने के लिए रुकने का फैसला करते हैं। कोटवार कहता है, साहब यह पाटन लकड़ी से बना हुआ है जो मजबूत है। इस तरह कोटवार के यहाँ रात्रि भोजन करने हाल्टन और लाखन रुक जाते हैं। कोटवार हाल्टन से कहता है, साहब आप हमारे यहाँ रुके हैं, ये बात सारे गांव को पता है, पर उस बाघ को कैसे पता चलेगा और आप उस बाघ से हम लोगों को कैसे बचाएंगे? ये सवाल कौतूहल से ग्राम कोटवार ने हाल्टन से पूछा। अब हाल्टन रात का भोजन कर चुके थे और उन्होंने राइफल अपने हाथ में लेकर कोटवार से कहा, आसपास के घर के लोगों से कहलवा दीजिए कि आज रात वे गोंडी त्योहार के जैसे झगड़ाता करे और थोड़ा जोर की आवाज बातें करें। इससे होगा यह कि यदि बाघ गांव के किसी अन्य जगह घात लगाया होगा तो इस शोर शराबे की वजह से एक बार इस तरफ जरूर आएगा और उस समय मैं तैयार रहूंगा। लेकिन रात उम्मीद से ज्यादा घनघोर होने वाली थी। हालांकि तारों के प्रकाश से कुछ कुछ नजारा दिखाई दे जाता। रात करीब 10 बजे को आए होंगे, तभी अचानक सन्नाटे को चीरती बाघ के दहाड़ने की आवाज गांव तक आ रही थी। ये आवाज जंगल से बदस्तूर आ रही थी, जैसे बाघ कहना चाह रहा हो वह यहाँ का राजा है और यह उसकी सल्तनत है। हालांकि हाल्टन ने कहा, बाघ जब शिकार पर निकलता है तो वह गर्जना नहीं करता बल्कि चुपके से घात लगाता है और बाघ को यह बिल्कुल पसंद नहीं होता कि कोई उसे हमला करने के पहले पहचान ले। लेकिन यहाँ के जंगलों में बाघ की बार बार आती हुई गर्जना सन्नाटे को चीर देती थी और डर के एहसास से पूरा गांव सिहर उठता था। अब रात के करीब 12 बजे थे। गांव के पास की पगडंडी से एक सांभर डियर की चेतावनी वाली कॉल आई। अब हाल्टन सतर्क हो गए और कोटवार के घर के पास जमा लोगों से कहते हैं, आप लोग जितनी जल्दी हो सके अपने घरों में चले जाएं और दरवाजा अंदर से मजबूती से बंद कर दें। अब वो आदमखोर गांव के नजदीक आ चुका है और यदि जिनके घर कच्ची मिट्टी या चरनोई की छप्पर से बने हैं वो लोग कोटवार के यहां ही रुक जाएं। हाल्टन की हिदायत पर सभी मान गए और जिनके घर कच्ची मिट्टी के थे वो लोग वहीं कोटवार के यहां रुक गए।
अब रात के 12:30 रहे होंगे। अचानक गांव के कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। तभी हाल्टन ने चांदनी की रोशनी में एक काला साया देखा, जो धीरे धीरे गांव के बाहर बस्ती में चला आ रहा था। हाल्टन कहते हैं, वो बाघ इतना बेखौफ था कि हर घर के सामने जाकर जायजा ले रहा था कि कोई गलती से बाहर आए और मेरे मुंह का निवाला बन जाए। ये रात ग्राम पोलवतुर के वासियों के लिए बेहद खौफनाक थी। अपने पंजों से बाघ दरवाजों के बाहर खरोंचता और पीटता भी था। लोग डरे सहमे घरों में दुबके रहे। अब बाघ समझ चुका था कि गांव वाले शायद बाहर नहीं निकलेंगे, तो उसने कोटवार के घर के नजदीक एक गाय, जो शायद अपने घर से भटक गई थी, को मार देता है। मरते हुए गाय जोर से रंभाती है, जिसकी आवाज हाल्टन तक पहुंचती है। वो बिना एक पल गंवाए छत से पिछले हिस्से की ओर, जहां बाघ ने गाय को मारा था, का निशाना लेते हैं और अपने विंचेस्टर राइफल से फायर करते हैं। फायर इतने सटीक तरीके से बाघ के दिल के पास लगता है कि वह बाघ तुरंत ही गर्जना करके एक ओर गिर जाता है और दम तोड़ देता है। अब फायर की आवाज से कोटवार के घर और आसपास के लोग जमा हो जाते हैं। तब हाल्टन कहते हैं, कोई भी बाघ के पास नहीं जाएगा, क्योंकि बाघ जैसा विशालकाय जानवर घायल होने पर और खतरनाक हो जाता है। वैसे भी रोशनी कम है, हम सुबह देखेंगे बाघ का क्या हुआ। सुबह सबसे पहले कोटवार और वह आदिवासी परिवार के लोग आते हैं और हाल्टन को उठाते हैं। कोटवार हाल्टन से कहता है, साहब वो बाघ वहीं गाय के पास मरा गया है, जल्दी उठिए। हाल्टन तुरंत उठते हैं और बाघ का मुआयना करते हैं। वो ये पाते हैं कि बाघ के सीने में गोली लगी थी, जिससे उसका हार्ट काम करना बंद कर दिया और वो रात में ही मर गया था।